डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो बात हमने देखी वो स्टार्ट किया हमने किस तरह से जो इंडियन लीडर्स है, किस तरह जो इंडिया की जो मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने से पहले किस तरह लोगों ने अपना काम किया। तो यहाँ पर इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। अब हमारे पास मतलब मसला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स कौन है। ओके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में किसने अपना रोल प्ले किया। यहाँ पर इसको अगर हम देखेंगे तो जो ये डॉक्यूमेंट बना, इसको ड्राफ्ट किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया। इट वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसका नाम पड़ गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और जो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो कहते हैं कि इसके लिए इलेक्शंस किए गए दैट वर हेल्ड इन जुलाई 1946, और इसकी जो पहली मीटिंग हो गई दैट वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और इसके बाद जब 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी कि जब कंट्री डिवाइड हो गई, कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी दैट टू वाज डिवाइडेड into the Constituent Assembly of India and into the Constituent Assembly of Pakistan। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कहते हैं कि जिसने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इसके 299 मेंबर्स थे। और जो असेंबली है उसने अडेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1949, एंड इसके बाद ये इफ़ेक्ट में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950। अगर आपको याद होगा 26 जनवरी हर साल हम एज द रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो कहते हैं कि इसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी दैट वाज एक्सेप्टेड, दैट इज़ वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली। तो क्यों हमने इसको एक्सेप्ट किया, वाई द इंडियन पीपल एक्सेप्टेड दिस। तो कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाई, कुछ मेंबर्स ने बनाई, 299 मेंबर्स ने बनाई, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स एलोन। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेस मतलब ऑफ इट्स टाइम, जो भी उस वक़्त हो रहा था, मतलब एक ब्रॉड विजन देखा गया, एक जो सेंसस हो गई थी उसके हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें भरी हुई हैं। ये सिर्फ इन लीडर्स के व्यूज़ नहीं है, बहुत सारी कंट्री जो वर्ल्ड की है, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश, बिकॉज इनके जो बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि फिर जो लोकल बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे या पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप देखोगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर जो मतलब कुछ ग्रुप्स ने यहाँ क्वेश्चन किया था कुछ प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन जो बड़े बड़े सोशल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना it was accepted wholly because at that very time it not only give the members के जो उनके व्यूज नहीं दिए, बल्कि उस वक़्त जो भी उस वक़्त ब्रॉड सेंसस टाइम की हो गई, कुछ कंट्रीज़ के व्यूज को देखा गया। जैसे आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया गया, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखी गई, यूएसए की बिल ऑफ राइट्स देखी गई, या जो रशिया की सोशलिज्म को देखा गया, दे ऑल वेर अडेप्टेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट्स वाई एवरीवन एक्सेप्टेड दिस होली एंड सोली। वहाँ पर अगर आप बहुत सारे कंट्रीज़ ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, बट वहाँ पर इनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को क्वेश्चन किया गया, बट नॉट इन इंडिया। दूसरा एक रीज़न यहाँ पर हमने इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्यों एक्सेप्ट किया, दैट इज़ जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसने हिंदुस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे एट दैट वेरी टाइम वहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी तो कहते हैं कि वो डायरेक्टली चूज़ तो हिंदुस्तान के लोग इसको नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लेकिन इसके जो मेंबर्स थे
elected by the members of the existing provisional legislatures. जो उस वक्त कह legislators provisional legislators थे बने में, कहते हैं कि ये constituent assembly को उन लोगों ने choose किया, and all the people, they were the people of India, they represented India. या ऐसा को वनतन युस जन अति मतलब हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे ये जो असेंबली है, नो मैटर इट वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट वेरी time, but that very party, that very assembly, it was the India's freedom struggle assembly. It was a freedom struggle party. ये कोई मामूली पार्टी नहीं थी, इसमें हर रीजन के लोग थे, हर जोग्राफिकल एरिया के लोग इसमें मौजूद थे, मेंबर्स इसमें मौजूद थे. यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियंस इस कांग्रेस में मौजूद थे, तो यहाँ पर जब असेंबली बनी तो इसमें भी यही मतलब मेंबर्स नहीं थे कांग्रेस के जो इसको एग्री नहीं, और भी बहुत सारे मेंबर्स थे जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो गई. अगर आप देखोगे सोशल टर्म्स में, अगर आप देखोगे जो असेंबली थी, इट वाज रिप्रेजेंटेड, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, इट रिप्रेजेंट द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, इट रिप्रेजेंट द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट्स, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन. एंड अगर आप इसके बावजूद भी देखोगे मतलब लेटर ऑन इट वाज इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन अगर आप देखोगे इसकी जो कंपोजिशन थी वो डिफरेंट थी. डिफरेंट पीपल came from different religions, came from different regions, came from different these classes. That means it was wholly and solely the representative of the people of India. So that's why it was accepted, मतलब इस असेंबली को एक्सेप्ट किया गया. अगर आप इसके बाद देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो इसका मैनर है जिसमें ये मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो काम करती है, इसमें अगर आप देखोगे ये कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है. ये सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेशुअल मैनर में काम कर रहा था फ्रॉम द टाइम जब ये बना. अगर आप यहाँ पर इसका देखोगे जो लोग हैं, पहल फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन. कुछ चीज़ें डिसाइड की गई, उसको एग्री किया गया, लेकिन बाद में जब ड्राफ्टिंग कमेटी इसकी बनी, जिसका चेयरपर्सन, जिसका चेयरमैन दिस वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, और इसने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया डिस्कशन के लिए, जिसमें बहुत सारे डिस्कशंस किए गए, मतलब वन बाय वन, पेज बाय पेज, क्लॉज बाय क्लॉज इसमें डिस्कशन किए गए, और तकरीबन कहते हैं 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड एट दैट वेरी टाइम. तो कहते हैं कि इसके बाद जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को 114 डेज़ तक तकरीबन 3 वरियन तानथ पक अमिक डिस्कशन, प्रथ कह डॉक्यूमेंट और प्रेजेंट करना, प्रथ कह वर्ड यु जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वन सो रिकॉर्ड करना, प्रिजर्व करना, यम जन अत जन वनान डिबेट्स यथ वनान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, दपा युथी हसा पे प्रिंट आव करना, तकरीबन हसा बने 10 बल्कि वॉल्यूम मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है ना. तो ऐसा को वन ये कॉन्स्टिट्यूशन इथे कन कि बना इथे कन ईजली कि इसमें डिस्कशंस हो गई, असेंबली ने डिस्कशंस किए, असेंबली ने मतलब नॉट ओनली दे हाँ मतलब it was open to all, it was in systematic manner, it was in consensual manner, so that's why it was accepted, this constituent assembly. The printed material of the constituent assembly was accepted by the common people of India. अगर आप इस बुक की तरफ आप देखोगे, इस मतलब इसको अब अगर आप पढ़ोगे जो ये बल्कि 12 बल्कि वॉल्यूम्स बनी, ये डिस्कशन जो बना, ठीक है, ये आपको पूरा फिलोसफी बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है.
आप इसके व्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इसने किस तरह से लोगों के हर एक चीज़ को, मतलब हर एक तबके को, हर एक ग्रुप को इसने इसमें इंक्लूड किया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो कि इसका प्रीमेबल, अगर आप देखो द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आप देखोगे इसमें ये क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India as a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to serve all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith and liberty of worship. That means ये बताता है जो लोग हैं इंडिया के, हम एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, सोशलिस्टिक नेचर ऑफ इंडिया, सेक्युलर नेचर ऑफ इंडिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे सिटीजन्स को देता है जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट ही देता है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स आपको देता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है एंड प्रमोट अमंग ऑल ऑफ देम फ्रेटर्निटी, brotherhood, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. It gives you the dignity, it gives you the unity, integrity of the nation. और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली in our constitution this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to of ourselves this constitution. ये देता है आपको constitution. It was on 26th November 1949. Later on, as I have told you, it was 26th January 1950. इम साथ इंसान ये क्या शत वना पहने कायम मसन. और this is the preamble जो आपको मतलब देता है पूरा सॉवरेंटी देता है, सोशलिस्टिक एटीट्यूड देता है, सेक्युलर एटीट्यूड देता है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड देता है, रिपब्लिक एटीट्यूड देता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. तवे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या शत वनान एक्सेप्ट करना. यम गाइडनिंग वैल्यूज़ अगर आप देखोगे, सबसे पहले है द ड्रीम एंड प्रॉमिस. गाइडिंग वैल्यूज़ में आपको देता है ड्रीम एंड प्रॉमिस. यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ बातें, no matter Mahatma Gandhi was not the part, not at that very time the member of this was not the maker of the Indian Constitution, but जो इसने व्यूज दिए that are accepted in the Constitution. महात्मा गांधी ने क्या बोला था, yet there are many members, हाँ सॉरी, ये बोलता है, इसने अपनी एक मैगजीन यंग इंडिया 1931 में दी थी, जिसमें ये he had spelled out what he wanted the Constitution to do. क्या बोला था, I shall strive for a constitution, ये महात्मा गांधी ने बोला था, which will realize India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is the country in whose making they have an effective voice. यानी कि गरीबस गैस बासन कि मे पन वॉइस बराबर महात्मा गांधी वनान. And India in which there shall be no high class and no low class of people, and India in which all communities shall live in perfect harmony. प्रथ का community गैस बराबर रोजिन. And there can be no room in such an India for the curse of untouchability, यानी कि untouchability गैस कर्ज गसन कहें, or the curse of the intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same right as men. Women हस गैस बराबर right आसन करतन मर्दस छु. And I shall be satisfied with nothing else. Still has a gasp satisfied. Ish Mahatma Gandhi wana. And him said this preamble paranch, and this was seen in this Constitution of India. तो कहते हैं कि जो ये ड्रीम था महात्मा गांधी का, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इसमें क्या नाम है, जब इसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसमें इस चीज़ को बरकरार रखा, यानी कि इसने इनइक्वालिटी को कम्प्लीटली रिमूव किया, जो कि महात्मा गांधी का व्यू था. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे उसके बाद जो मतलब जवाहरलाल नेहरू ने मतलब जवाहरलाल नेहरू को अगर हम देखेंगे, उसने जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में आई थी, तो इसने एक मतलब एक स्पीच दिया था मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1946
1947 ییٚمہِ ساتہٕ زَن ہِندُستان آزاد چھُ گژھان سُہ کیٛاہ چھُ وَنان long years ago we made a trust with destiny and now the time comes when we shall redeem our prestige pledge not wholly or in full measure but very substantially at the stroke of the midnight hour when the world sleeps India will awake to life and freedom یعنی کہِ أسۍ ہسا چھِ پَکان آزٲدی کُن a moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to still large cause of humanity. That means we will now live for humanity, we will live for the people of India without कुछ भी इसमें अब मतलब प्रॉब्लम्स नहीं रहनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये महात्मा ये क्या नाम है इसका जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि यह हसा मतलब सारी चीज़ हसा पैन हसा गژھِ ख़त्म गژھٕنۍ इंडिया मज sorrow हसा गژھِ ख़त्म गژھٕنۍ इंडिया मज. The future is not one of ease or resting but of instant striving so that we may fulfill the pledges we have often taken and the ones we shall done today. यानी कि आज हम इस चीज़ को अचीव करने वाले हैं, हम आज इस चीज़ को लाने वाले हैं. The ambition of the greatest man of one generation यानी कि ऐसा कैसा टीम वर्क. हमने जितना सफ़र किया है वो सब कुछ ख़त्म होना चाहिए आज. इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस डिजीज़ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. पॉवर्टी हसा गژھِ ख़त्म क्या छा इग्नोरेंस हसा गژھِ ख़त्म डिजीज़ इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हसा गژھِ ख़त्म. यानी कि ऐसे वो अचीव करें प्रॉस्पेरिटी ऐसे इक्वलिटी अचीव करें. ये किसने बताया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. दैन लेटर ऑन द प्रेमेबल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन जो कि रियल फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने आपको अभी बताया. दैट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया. यहाँ पर आपकी बुक पे मेंशन किया गया है. यू कैन गो थ्रू दिस book and go through the preamble of the constitution and see what was the constitutional design.